Hello friends, welcome to Dynamo. Today we are going to discuss part 4 law of contract 5 MCQ. So continue from question number 91. X rented a telescope from Y. X क्या करता है? रेंट करता है टेलीस्कोप फ्रॉम Y in order to watch a comet in the night sky. ओके, कॉमेट को देखने के लिए मतलब नाइट स्काई में वो देखने के लिए Y से क्या रेंट करता है? X रेंट करता है टेलीस्कोप. बट इन द नाइट ऑइंग टू डेंस क्लाउड, ज़्यादा बादल होने की वजह से वो देख नहीं पाता है. X फेल टू वॉच इट. X pleads frustration of contract and refuses to pay the rent of the telescope. देखिए, frustration of contract according to section 56 अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बात करता है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, यानी कि कोई इम्पॉसिबल एक्ट इटसेल्फ. इम्पॉसिबल कब होता है? मान लिया जाए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो इम्पॉसिबिलिटी कब होता है? कई बार होता है कि दो देशों के बीच में, यानी कि टू कंट्रीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टी है, दोनों डिफरेंट कंट्री से. ओके, अब दोनों कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन है, लाइक यूक्रेन और रशिया का ले लो. तो यहाँ पे क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, वो एक तरीके से वाइड हो जाएगा. मीन्स एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इज पॉसिबल इन दैट केस इटसेल्फ इज वाइड. ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे आंसर इसका होना चाहिए क्या? द प्रेजेंस ऑफ डेंस क्लाउड वाज सुपरवेनिंग इवेंट दैट मेड द कॉमेंट विन इम्पॉसिबल. कुछ और रखा है. X is bound to pay the rent as contract was not frustrated. In fact, the contract was an executed one. इसका आंसर B हो जाएगा. इसको come to next one. When a contract becomes frustrated and thus void, the party who has received benefit there under क्या हो जाएगा? Must restore them to the other party. Okay. कई बार अब जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताया कि ये रेडिकल चेंज होता है ड्यू टू फॉल्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज़. तो यहाँ पे क्या होता है? मान लिया जाए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो ड्यू टू अगर वो परफॉर्म नहीं हो पाया ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी. ओके, तो उस केस में क्या है कि वो पार्टी रिस्टोर करेगा जो भी चीज़ ले रखा है, यानी कि कुछ भी हो सकता है. कम टू नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट विसिएटेड फ्री कंसेंट अंडर द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फॉल्टी और डिफेक्टिव है फ्री कंसेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देखिए, मिस्टेक ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ फोर्स इन इंडिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस. मतलब फॉलोइंग डोंट विसिएटेड फ्री कंसेंट वो नहीं विसिएट करता है, यानी कि डिफेक्ट नहीं करता है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बिकॉज मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहीं ना कहीं, देखिए, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल, मिस्टेक ऑफ लॉ कहीं ना कहीं क्या है कि वायलेट कर रहा है इस एक्ट. कम टू नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज नॉट वाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज नॉट वाइड? कौन सा वाइड नहीं है? वेजरिंग एग्रीमेंट, ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड. देखिए, ये सारे वाइड है. एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड मैंने करवा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. एग्रीमेंट टू रिलीज राइटफुल मॉनेटरी क्लेम, ये होता है, ये इट इज़ नॉट वाइड. सो 94 का डी हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट अराइज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ एंड नॉट बाय कॉन्शियस एक्ट ऑफ पार्टीज इज कॉल्ड व्हाट? ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होगा. Which of the following sections of the act relates to the anticipatory breach of contract? Section 39. ओके, सेक्शन 39 क्या बात करता है बताइए? सेक्शन 39 बेसिकली ये बात करता है रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली. ओके, तो उस केस में एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. अब जैसे कि सिंगर वाला एग्जांपल आपको पता होगा, पहले भी एमसीक्यू सीरीज में मैंने बताया है. लाइक ए सिंगर है, कोई एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट विद बी थिएटर के लिए, तो वो नहीं गा पाता है ऐसे केस में. सो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. खैर लंबा हो जाता है, इसलिए एग्जाम्पल नहीं दूंगा. ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज डॉटर बी. A enters into a contract with his daughter B. A has a private information of a change in price
which would affect B's willingness to proceed with the contract. A did not give this information to B. देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, पर इस केस में क्या है कि ए ने बी के साथ एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट में, पर ऐसे केस में वाइडेबल है। अगर बी चाहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है, तो जाहिर सी बात है वो वाइडेबल हो जाएगा, क्योंकि दो पार्टी में से एक पार्टी कहीं ना कहीं छोड़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, यानी कि वाइडेबल हो जाएगा। एट द ऑप्शन ऑफ एनी पार्टी, कोई भी पार्टी के ऑप्शन से वो वाइडेबल हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। A and B enter into an agreement not to bid against each other। देखिए कोई भी ऐसा एग्रीमेंट एंटर किया जाए कि भाई तुम ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि तुम बिड नहीं लगा, मेरे अगेंस्ट मतलब बिड पार्टिकुलर ऑप्शन में बिड नहीं कर सकते। ओके, मीन्स ए एंड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर एट अ पार्टिकुलर ऑप्शन। तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर होता है ना तो ये कहीं ना कहीं वॉइड है, अगेंस्ट पॉलिसी को रूल अगेंस्ट है। कम टू नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय। प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रपोजल, क्योंकि देखिए हर चीज़ लैप्स ऑफ टाइम, फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर याद ही है, बाय द डेथ और इंसैनिटी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब प्रपोजल जो प्रपोजल है वो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। सो बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रपोजर, आंसर इज सी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रपोजल। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज मेयरली वाइडेबल बट नॉट वाइड। कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो कि मेयरली वाइडेबल है बट वाइड नहीं है। वाइडेबल कब होता है, कोई एक पार्टी छोड़ेगा, वाइड यानी कि पूरी तरह से वाइड है वो। So, agreement without consideration, agreement contingent upon impossible events, agreement under mistake of fact, agreement include by undue influence। बताइए क्लियर दिख रहा है, undue influence वाला ही होगा जहाँ पर फिजिकल थ्रेड नहीं डोमिनेट फिजिकल थ्रेड। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। ऑल राइट, एज द फॉलोइंग है। देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन मैरिज दो बार आ गया, एक में ट्रेड लिख लीजिए कोई भी हो, ट्रेड कर लीजिए। ओके, बी में ट्रेड लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड, और सी में स्ट्रेंथ ऑफ मैरिज। ओके, कई बार हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए में क्या होगा, एग्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एग्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ लीगल प्रोसीडिंग की अगर बात करें तो ये सेक्शन 28 में है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 28। एग्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड की अगर बात करें तो एग्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड जो बात किया गया है वो सेक्शन 27 में बात किया गया है, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। एग्रीमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैरिज 26 में बात किया गया, एग्रीमेंट ऑन अनसर्टेन टर्म्स 29 में बात किया गया है। देखिए अनसर्टेन टर्म्स की अगर बात करें तो ये 29 में बात किया गया है। ये भी वॉइड होता है, एग्रीमेंट वेयर द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। A includes his father B to enter into a contract with the threat of committing suicide। अब A एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट अपने फादर B के साथ। इंक्लूड इज फादर B टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द थ्रेट टू कमिटिंग सुसाइड इफ B रिफ्यूजेज। अगर B ने रिफ्यूज़ किया तो वो ये तो उसका बेटा है, वो ये कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। देखिए यहाँ पे सीधे सी बात है, यहाँ पे कोर्जन है, कोर्जन में फिजिकल थ्रेट है, ऐसा कुछ कह रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट थिंग। तो 102 का क्या हो जाएगा, कोर्जन हो जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में डोमिनेट करता है विल को। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इन इंटायरली डिफरेंट थिंग। ओके, सो कम टू नेक्स्ट वन। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट सीज्ड टू बाइंड द पार्टीज टू इट, इट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड, वाइड, टर्मिनेटेड, एग्जीक्यूटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए। डिस्चार्ज हो जाएगा। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बाइंड द पार्टीज, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सीज करता है बाइंड टू द पार्टीज टू इट, देन इट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड। रिमेंबर, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट? इम्पॉसिबिलिटी टू कैरी आउट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल देखिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है ये सारी चीज़ों की वजह से, सारे इंग्रेडिएंट्स है, चाहे तो ब्रीच हो, इम्पॉसिबिलिटी हो, परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नो, तो ऐसे केसेस में मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट वन। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट इज ऑलवेज वाइड। देखिए एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट हो
कोई भी एग्रीमेंट हो, अगर यहाँ पे फ्री कंसेंट ना हो ना, तो ये कहीं ना कहीं वॉइड होता है। लेकिन ये वॉइडेबल भी होता है कई बार, क्योंकि वॉइड वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है? वॉइड यानी कि जिसको लॉ ने कह रखा है कि ये चीज़ एग्रीमेंट है, ओके, जैसे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सो ये सारे वॉइड हैं। तो एग्रीमेंट अगर फ्री कंसेंट से ना हो, जो एसेंस को फॉर्म ना करे, वो तो वाइड हो ही जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वाइडेबल होता है। वाइडेबल में क्या होता है, किसी अदर पार्टी ने उसको उसको परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ऐसे केसेस में वाइडेबल हो जाता है। तो इधर वाइड और वाइडेबल दोनों लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन दे दिया। अगर यहाँ पे वाइड होता, वाइडेबल होता, अनलॉफुल होता, कुछ और होता, तो वाइड लगाते। कम टू नेक्स्ट वन, 106। A promised to deliver goods to B on a certain day on payment of ₹1000 if A dies before that day. A ने प्रॉमिस किया टू डिलीवर गुड्स टू B ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000। ए डाइज बिफोर दैट डे। अब देखिए, ए डाइज हो गया तो एक रिप्रेजेंटेटिव देगा, जाहिर सी बात है, आपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी तो पढ़ा होगा ये। हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट एज रिप्रेजेंटेटिव। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ए को कुछ देना था, अब ए ख़त्म हो गया, तो कोई सी देगा, डी देगा, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है। समझ गए? कम टू नेक्स्ट वन, वेयर देयर इज़ अ ड्यूटी टू स्पीक कीपिंग साइलेंस अमाउंट्स टू वोट। जाहिर सी बात है, मियर साइलेंस क्या होता है? फ्रॉड। कम टू नेक्स्ट वन, द पार्टी क्लेमिंग डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी है, क्लेम कर रहा है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कैन क्लेम फॉर ऑल लॉसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैन क्लेम फॉर ऑल डायरेक्ट लॉसेस इंक्लूडिंग दोज कॉज्ड बाई his contributory negligence, is under a duty to mitigate the losses caused by breach, is under no duty to mitigate the losses caused by breach। क्या होगा बताइए? आंसर इज अंडर अ ड्यूटी टू मिटिगेट अ लॉसेज caused by breach। जाहिर सी बात है। कम टू नेक्स्ट वन, अ ट्रेडर सप्लाइड टू अ माइनर wheat and rice required for food। ट्रेडर है, सप्लाई कर दिया माइनर को, क्या क्या सप्लाई किया? वीट किया, राइस किया, क्योंकि उसको खाने की ज़रूरत थी। ऑन द फेलुअर ऑफ द माइनर्स टू पे, अगर माइनर नहीं पे कर पाया, देन द ट्रेडर फाइल्स अ सूट। द ट्रेडर विल गेट नो रिलीफ सिंस माइनर्स एग्रीमेंट आर वाइड, विल गेट नो रिलीफ, वट विल गेट नो रिलीफ since supplies were not made at the desire of the miner, can require the price of the goods supplied as there was an implied promise, is entitled to be reimbursed out of the property of the miners since the article supplied constitute necessaries। क्या होगा? देखिए, इसका सीधे सीधे जा रहा है 109 का, इसका हो जाएगा डी, बिकॉज the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable। if you are not capable to give the amount, then आप अगर माइनर हो तो उस केस में क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, यानी कि आपके प्रॉपर्टी से उस चीज़ को लिया जाएगा। सो यू आर entitled, so it is here answer is entitled to be reimbursed out of the property of the minor since the article supplied constitute necessaries। ओके, सेक्शन 68 में शायद इसकी प्रोविज़न दी गई, देख लीजिएगा एक बार। ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बी विथ प्रॉमिस टू पे इट बैक विद इन 6 मंथ। ए ने क्या करता है, लोन लेता है बी से as a promise to pay back in 6 months। So it is also stipulated that on the failure to pay within 6 months, A will be liable to pay double the amount borrowed। Means whatever amount A borrowed from B, if he will not pay within 6 months, then he will have to pay the double amount, okay, in a case of failure। So यहाँ पे क्या है, 10 यानी कि 110 का, यानी कि 110 का सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ इन द नेचर ऑफ पेनल्टी, सो ओनली अ रीजनेबल रेयर ऑफ इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड। ओके, आंसर इसका ए होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑन अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए केस लॉ है ये, याद कर लीजिएगा। वैसे इसका जो आंसर है जमाल वर्सेस मुला दाऊद सन्स, ये होगा डी होगा इसका। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया था कि जहाँ पे परफॉर्मेंस ना हो पाए ड्यू टू सम रेडिकल चेंजेस, कुछ भी हो सकता है, जैसे बताया ही था। सेक्शन 56 फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ लीजिएगा, आईसीए का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। कम ऑन, कम टू नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द फाइंडर ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन is subject to the same responsibility as a mortgagee, pawnee, bailey, custodian। सेक्शन 71 क्या बात करता है? बेयर एक्ट अगर है तो आप देखिए सेक्शन 71 क्या बात करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स, समझ में आया? मीन्स अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailey। मीन्स 112 किस चीज से रिलेटेड है? bailey, C। ओके, कम टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग cases is not entitled, which of the following cases is not related to damages for a breach of contract। ये भी केस लॉ आ गया। परसोत्तम दास, बाटला म्यूनिसिपल कमिटी। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। टू डिस्पेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द पार्टी इंटाइटल्ड टू क्लेम परफॉर्मेंस में, बगैर परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर परफॉर्मेंस से मीन्स द पार्टी इंटाइटल्ड टू क्लेम, वेव कर सकता है, रिसाइन कर सकता है, अकॉर्ड कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव। कम टू नेक्स्ट वन। विच डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाई वन who does not believe it to be true। A representation is made without knowing it to be false, honestly। फ्रॉड का कुछ बता नहीं है इसमें, कुछ does not amount to fraud, सारे नहीं बात कर रहे हैं ना। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, a representation is made without knowing to it is false, honestly। so answer is B। Who is called a promisee according to the Indian Contract Act? बताइए। अ पर्सन एक्सेप्टिंग प्रपोजल, जाहिर सी बात है, सी होगा इसका आंसर। कम टू नेक्स्ट वन। वेयर द यूनिलैटरल मिस्टेक इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वोट। क्या हो जाएगा ये? वाइडेबल हो जाएगा। वाइडेबल कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहा है किसी कारण से। द लिमिटेशन पीरियड फॉर अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज 3 years, याद रखिएगा। विच एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, एक्सेप्टिंग सन इन एडॉप्शन इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, एन एग्रीमेंट टू मेंटेन एन इलिजिटिमेट चाइल्ड, गिविंग लोन फॉर मैरिज ऑफ borrower's daughter when the lender is aware that it will be used for dowry purpose। so 119 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा accepting a loan in adoption of consideration for money। when a minor has been supplied with necessaries in credit, अभी तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था, सेक्शन 68 में बात किया गया इसका। so minors state और प्रॉपर्टी लाइबल है उस चीज़ के लिए। सपोज यू सप्लाइड एनीथिंग टू द माइनर and the minor is legally bound to pay। if minor do not have money to pay, then instead of that minor's property, that particular thing is to be paid by minor's property or estate। means the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed। वो लेने के लिए मतलब entitled to be reimbursed from the property of such incapable। you read section 68 of ICA, Indian Contract Act, देख लीजिएगा इसमें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।